नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पिछली क्लास के अंदर अपने अध्याय 2 के अंदर टीपू सुल्तान का अंग्रेज़ों के साथ में किस तरीके से लड़ाई हुई और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए किस तरीके से शहीद हुए, ये जानकारी पढ़ी थी। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर क्यों कहा जाता है, ये स्टोरी देखी थी। आज की क्लास के अंदर अपन आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ। मैं कुछ प्रश्न करूँगा, आप लोग उसका अपने दिमाग के अंदर, मन के अंदर उन सवालों का आंसर बताना है। और शुरू करूँगा मैं फर्स्ट से। तो मैं तो अपनी किताब यहीं पे रख रहा हूँ, आप लोग मेरे को आंसर बताते रहना। मैं शुरू से जहाँ से अपना पार्ट स्टार्ट हुआ वहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बारे में पढ़ा था, कब हुई थी? 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई। फिर अपन ने एक इम्पोर्टेंट जानकारी देखी थी कैप्टन हडसन की। कैप्टन हडसन ने क्या किया था, बताओ? कैप्टन हडसन ने कौन से मतलब वो शासक को गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया था। क्यों किया था? क्योंकि बहादुर शाह जफ़र ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, या फिर नेता बन गए थे, इसलिए हडसन ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उनके दोनों बेटों को उनके सामने मार दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर या फिर इजाज़तनामा कब मिला? 1600 ईस्वी में। किसने दिया? बिल्कुल, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। और चार्टर का मतलब क्या होता है कि कंपनी पूर्व में व्यापार कर सकती है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक कंपनी है, और वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? कैसा व्यापार? ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुओं को कैसी कीमत पे खरीदे? कम कीमत पे। और कैसी कीमत पे बेचे? उच्च कीमत पे बेचे। और उससे क्या फ़ायदा होगा? मुनाफा होगा, मुनाफा कमाएंगे, या उनसे जो फ़ायदा होगा उसको कैसी कंपनी कहते हैं? वाणिज्यिक कंपनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था भारत की खोज किसने की थी? 1498 में। कौन से व्यक्ति ने? वास्को डी गामा ने। वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल के बाद में आने वाले यात्री कौन थे? डच। डच के बाद में कौन आए? फ्रांसीसी, ठीक है ना। कुछ समय बाद डच आए, डच के बाद में कौन से आए? फ्रांसीसी व्यक्ति भारत आए थे, ठीक है। और ये सब भारत किस लिए आते थे? व्यापार करने के लिए। किसके लिए आते थे? व्यापार करने के लिए आते थे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कंपनी स्थापित की कब? 1651 में। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे, ठीक है। वहाँ के व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर। और जहाँ सामान निर्यात करना होता था, निर्यात किया जाने वाला सामान जिस रूम में रखते थे, उस रूम का क्या नाम था? वेयर हाउस, ठीक है। फिर कंपनी ने 1996 के आसपास किले बंदी करना शुरू कर दिया। फिर मुगल अफसरों को रिश्वत दे के 3 गांव खरीदे, उसमें से एक गांव कौन सा था? कोहली का था। और वर्तमान में कौन सा उसको वर्तमान में क्या नाम कहते हैं? कलकत्ता कहते हैं। फिर उसने फरमान किससे निकलवाया कि हम यहाँ पे फ्री व्यापार करेंगे? तो ये औरंगजेब से निकलवाया था। और फरमान का मतलब क्या होता है? एक शाही आदेश। और फरमान में क्या लिखा हुआ था? कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रांत के अंदर फ्री में व्यापार करेगी, ठीक है। ये जानकारी देखी थी। उसके बाद में आगे अपन ने पढ़ा था कि भाई कंपनी है वो ज़बरदस्ती हड़पने लगी सारी चीज़ें। तो वो कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला एक शक्तिशाली शासक बना, ठीक है ना। और कंपनी कठपुतली शासक बनाना चाहती थी, और जब कठपुतली शासक नहीं बना पाई तो सिराजुद्दौला ने हुक्म दे दिया कंपनी को कि वो उसकी राजनीतिक टांग नहीं अड़ाए, और राजस्व चुकाना पड़ेगा, किलेबंदी बंद करनी पड़ेगी, टकसाल नहीं बना सकते। तो जब ये सारी बात कंपनी नहीं मानी तो 30,000 सैनिकों के साथ में सिराजुद्दौला है वो कंपनी के ऊपर आक्रमण करने चले गए। और कासिम बाज़ार के अंदर एक फैक्ट्री थी, उसको जला दिया था। और कासिम बाज़ार की फैक्ट्री जलाने के बाद में वो किस तरफ निकले? मद्रास की तरफ। जो कलकत्ता में जो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी ना कलकत्ता में, तो वहाँ की तरफ निकले। जब कलकत्ता हाथ से निकल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? उसने रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी के मैदान के अंदर दोनों सेनाएं आपस में, यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव आपस में लड़ते हैं। और 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला की हार होती है। किसकी वजह से हार होती है? मीर जाफ़र की वजह से हार होती है, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी जीत थी भारत के अंदर। और प्लासी का मतलब क्या होता है? प्लासी एक फूल है प्लास का, ठीक है ना, जिससे गुलाल बनाया जाता है, ठीक है ना। ये जानकारी देखी थी। उसके बाद में प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और मीर जाफ़र है वो वहाँ का शासक बन गया, ठीक है।
जब मीर जाफ़र शासक बना तो मीर जाफ़र विरोध करने लगा कंपनी का, तो कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम ने विरोध किया तो बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई। फिर बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफ़र को वापस बना दिया। लेकिन मीर जाफ़र उस समय क्या दे रहा था? 5 लाख रुपए दे रहा था। ठीक है। जब 1765 के अंदर मीर जाफ़र की मृत्यु होगी तो कंपनी खुद क्या कर ली, अपने आप को नवाब बनाना पड़ेगा, ये कथन कह दिया था। किसने? क्लाइव ने कह दिया। और 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवानी नियुक्त कर दिया। कह दिया कि ये पूरा मुग़ल प्रांत आपका, आप जानो मुग़ल प्रांत, ये बंगाल प्रांत जाने, आपको जो करना वो करो। उसके बाद में अपन ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि भाई रॉबर्ट क्लाइव भी प्लासी का युद्ध होने के बाद में सभी राजाओं को बाध्य कर दिया था कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो कंपनी के अफसर हैं उनको निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा पैसा दिया और रॉबर्ट क्लाइव ने भी यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा लिए। और जब वो इंग्लैंड से भारत आया था तो केवल और केवल 18 वर्ष का था। कब आया था? 1743 के अंदर। ठीक है ना। तो वो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भारत से बेहिसाब दौलत जमा कर लेता है। फिर 1743 में वो जब इंग्लैंड से भारत आया था तब उसकी मात्र उम्र 18 साल थी। फिर 1767 के अंदर वो 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बना। और जब सेकेंड टाइम गवर्नर जनरल बना तो उसको ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कंपनी के अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार फैल चुका था। क्योंकि कंपनी का हर एक व्यक्ति नवाब बनना चाहता था और वो गलत तरीके से पैसे हड़प रहे थे, तो उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दोबारा गवर्नर बनाया गया था। लेकिन दिक्कत ये होगी कि वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गया। और जब वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गया तो ब्रिटेन की संसद ने उसको वापस वहाँ ब्रिटेन बुलाया 1772 के अंदर। और उसके पास में बहुत सारी संपत्ति थी, यानी 40,01,102 पौंड उसके पास में पैसे थे। तो कंपनी ने ये सारे सवाल पूछे कि भाई तेरे पास इतनी ये दौलत है, कहाँ से आई? लेकिन कंपनी ने उसको बरी तो कर दिया। बरी करने के बाद में उसने 1774 के अंदर आत्महत्या कर ली थी। ये जानकारी देखी थी अपन ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि 1764 की जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, उस बक्सर की लड़ाई के अंदर कंपनी ने प्रत्येक रियासत के अंदर रेजिडेंट तैयार कर दिया। रेजिडेंट क्या होता है? मतलब रेजिडेंट एक व्यक्ति होता है जो कंपनी की राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि के रूप में होता है। यानी राजनीतिक और व्यावसायिक यानी सारी चीज़ें देखता है कि व्यापार कहाँ किया जाना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी, इस तरीके से। ठीक है। और उसके बाद में अपन ने देखा था सहायक संधि का, कि कंपनी किस तरीके से रियासतों के ऊपर सहायक संधि थोपती है। ठीक है। और उसके बाद में अपन टीपू सुल्तान शेर मैसूर को देखा था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। हैदर अली उनके पिता थे और वो एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार पूरा उनके नियंत्रण में था। और उन्होंने 1785 में जो बंदरगाह पड़ते थे मैसूर तट पर, जहाँ से चंदन, काली मिर्च, इलायची आदि जो निर्यात किया जा रहा था, उस पर रोक लगा दी। और जो स्थानीय व्यापारी थे उनको भी कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में व्यापार नहीं करोगे। और टीपू सुल्तान ने जो फ्रांसीसी व्यापारी आए हुए थे उनके साथ में संबंध स्थापित कर लिए। तो इससे अंग्रेज़ों को आग बबूला हुआ है, अंग्रेज़ों को आग लगी कि भाई उन्होंने उनके साथ में कैसे संबंध स्थापित कर लिए। और अंग्रेज़ या इस बात से डर रहे थे कि अगर अपनी कंपनी का व्यापार सही तरीके से नहीं चलता और कोई दूसरा व्यक्ति आके व्यापार करने लग जाए तो उनको डर था कि कहीं ना कहीं अपना व्यापार पीछे रह जाएगा। तो इस बात पर उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान के ऊपर कम से कम 4 बार आक्रमण किया। एक किया था 1769, फिर 80 से 84, फिर 1790 से 92 और फिर 1799 में जो आखिरी लड़ाई थी वो श्रीरंगपट्टनम के स्थान है वहाँ पे लड़ी गई। और श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी, उसकी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान तो मारे गए। और टीपू सुल्तान मारे जाने के बाद में मैसूर का जो पूरा राजकाज था वो पुराने वोडियार राजवंश था वहाँ पे उसको दे दिया। लेकिन वोडियार राजवंश के ऊपर संधि थोप दी गई कि भाई हम तेरे को तो दे देंगे लेकिन तेरे ऊपर संधि है। अब संधि किस तरीके की थी वो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे उसकी स्थानीय सेना नहीं रखने दी जाएगी और सारा व्यापार फ्री किया जाएगा। और तुम्हें कंपनी को टैक्स के रूप में पैसे देने पड़ेंगे, ना कि कंपनी टैक्स देगी आपको, यानी जो वोडियार राजवंश है वो उनको टैक्स देगा। और फिर अपने टीपू सुल्तान की कहानी पढ़ी थी और एक अपने टीपू सुल्तान का ये शेर देखा था जो अभी भी कहाँ पे रखा हुआ है, लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ। तो ये सारी जानकारी देखी थी। अब अपन लड़ेंगे मराठों की लड़ाई। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लीजिए। तो किस तरीके से मराठों ने अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई लड़ी और पूरी चीज़ किस तरीके से हुई वो देखते हैं। देखो, 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने में सोचने लगी थी। ठीक है ना। 18वीं सदी के अंत के अंदर जो कंपनी थी वो
ख़त्म करने की बात कर रही थी कि भाई मराठा काफ़ी उभर रहे थे। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई में लड़ाई की हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। अब इसको समझो, ये जो 1761 की जो लड़ाई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की 2 लड़ाइयाँ और पहले हो चुकी थी, और पानीपत एक जगह है, ठीक है ना, पानीपत एक जगह है उसका नाम, ठीक है ना। तो पानीपत की ये जो तीसरी लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई दिल्ली के अंदर जो मुग़ल सम्राट थे उनके और मराठों के बीच में हुई थी। और आपको पता होगा कि बंगाल प्रांत जब दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की कर ली थी दिल्ली से मुग़लों के साथ में। तो अब यहाँ पे मराठा और मुग़लों की जब लड़ाई होगी, जो सम्राट है दिल्ली के अंदर जो शासन चला रहा है उसके साथ में लड़ाई होगी, तो सहायता कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी कि नहीं करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जब संधि करती है तब ये कहती है कि हम आपकी सैनिक सहायता करेंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमारे को पैसे देने होंगे। तो बंगाल के नवाब जो दिल्ली के जो नवाब है वो बंगाल को ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे दे रही है। और यहाँ पे जब 1761 के अंदर मराठों ने आक्रमण किया, तो दिल्ली से मुग़ल सैनिकों के साथ साथ में ये अंग्रेज़ अधिकारी भी थे। तो मराठों को पता चला कि भाई साहब ये लाल टोपी वाले कहाँ से आ गए लड़ने के लिए, मतलब अंग्रेज़ तो इस तरीके के अलग ही दिखते थे। तो मराठों ने सबसे पहले सोचा कि पहला इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है, फिर मुग़लों को निपटाएंगे। लेकिन 1761 की पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर ये मराठा हार गए थे, और हार जाने के बाद में दिल्ली से शासन चलाने का उनका जो सपना था वो बिल्कुल चूर चूर हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। किसको? मराठों को। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। और ये सारे सरदार एक पेशवा, और ये जितने भी सरदार थे एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत काम करते थे, या फिर उसको कहते हैं कन्फेडरेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे, ठीक है। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, यानी मराठों का जो प्रमुख होता था उसको पेशवा कहा जाता था, और पुणे में रहा करता था। कहाँ रहता था? पुणे में रहता था। महाराजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे या फिर राजनीतिज्ञ थे। तो अपन ने बात की 1761 की पानीपत की लड़ाई की, और पानीपत की लड़ाई में किस तरीके से अंग्रेज़ों ने मुग़लों का या फिर जो दिल्ली में मेन शासक थे उनका साथ दिया, और दुश्मनी होगी डायरेक्ट मराठों से। तो मराठों ने सोचा पहले अंग्रेज़ों को टपकाया जाए, और जब ये हार गए थे 1761 में मराठा, तो मराठों के जितने भी संगठन थे वो अलग अलग भागों में बट गए, अलग अलग राजवंशों में बट गए। लेकिन उनका एक सर्वोच्च मंत्री होता था जिसको पेशवा कहा जाता था, ठीक है। और जो पेशवा कहाँ बैठता था? पुणे के अंदर रहता था, ठीक है। और अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो महाराजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रमुख मराठा योद्धा थे। अब एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब मराठा बच गए पीछे, तो कंपनी धीरे धीरे मराठों के साथ में युद्ध लड़ने का प्रयास कर रही है। पहला युद्ध 1782 में हुआ। पहला मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में युद्ध कब हुआ? मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था 1782 में, जो सालबाई की संधि के साथ में खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के मध्य, जो कई मोर्चों पर लड़ा गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना और उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित भूभाग किसके कब्जे में आ गए? अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। और तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच में। अंग्रेज मराठाओं की ताकतों को पूरी तरह कुचल दिया। अंग्रेज़ों ने जो मराठों की ताकत थी उसको पूरी तरह कुचल दिया। अपन बात कर रहे हैं मराठाओं और अंग्रेज़ों के बीच में किस तरीके की लड़ाई हुई उसकी, और अपन ने मराठाओं के 3 युद्ध देखे। मराठा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में युद्ध, ठीक है। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ में खत्म हुआ, कोई पक्ष जीत नहीं पाया, ठीक है। दूसरा युद्ध 1803 से 5 के मध्य, जिसके अंदर उड़ीसा, यमुना और दिल्ली और आगरा सहित जो भूभाग थे उसके ऊपर कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। और जो अंतिम और तीसरा युद्ध था वो था 1817 से 19 के बीच में लड़ा गया। इसके अंदर अंग्रेज़ों ने मराठों की जो शक्ति थी उसको पूरी तरह कुचल दिया, यानी मराठों की शक्ति को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और पेशवा जो पुणे के अंदर बैठता था, मैंने आपको बताया था ना पुणे के अंदर, ये यहाँ पेशवा पुणे के अंदर रहता है, ये पेशवा जो पुणे में बैठता था उसको हटा करके कानपुर के पास एक बिठूर है उस जगह पेंशन पर भेज दिया। बस इसको समझो।
1817 और 19 के बीच में जब तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लड़ा जा रहा था, तब अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह कुचल दिया, यानी उसकी शक्ति को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। तो अब अंग्रेजों को सामने रहा पुणे का जो मराठा था, पुणे के अंदर जो पेशवा बैठता था, उसको कहा कि भाई ये पेंशन पकड़। पेंशन का मतलब है कुछ पैसे। अब जैसे कोई आदमी रिटायरमेंट हो जाता तो पेंशन मिलती है ना, या कोई आदमी ओवर एज हो जाता यानी बूढ़ा हो जाता तो उसको गवर्नमेंट पैसे देती है। तो उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको पैसे दिए या पेंशन दी, और पेंशन दे करके पुणे से हटा करके कहाँ भेज दिया, बिठूर के पास भेज दिया। तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास किस जगह भेजा, तो बिठूर भेज दिया। ठीक है। अब विद्या के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो कंपनी ने अब कहाँ का नियंत्रण कर लिया भाई, ये भारत का मैप है, यहाँ बंगाल प्रांत है, यहाँ पे कर दिया। अब बंगाल प्रांत के बाद में टीपू सुल्तान का हरा करके यहाँ मालाबार तट वगैरह पड़ता है, यहाँ पे पूरा हिस्सा हड़प लिया या अपने कब्जे में ले लिया। अब विद्या जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये अपने क्या नाम है इसका, मराठे बैठते हैं थे, मराठों वाला क्षेत्र भी अब इन्होंने ले लिया, विद्या दक्षिण क्षेत्र। तो विद्या का मतलब ये दक्षिणी क्षेत्र पूरा यहाँ पे। तो पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र, यानी कंपनी ने आधे भाग पर कब्जा कर लिया। अब कंपनी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे भी तो इनको कुछ चीज़ें मिलेगी ना, यहाँ पे भी जाएगी। तो अब किस तरीके से जाती है, क्या करती है, चीज़ें देखते हैं। सर्वोच्चता का दावा, अब अपना बिंदु है सर्वोच्चता का दावा। ये आपको इसके साथ में युद्ध पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ओके, जब मैं आपको लिखवा दूंगा तो ये चीज़ें आप याद कर लेना, तो आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी, 19वीं सदी के शुरुआत के अंदर कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही है। लॉर्ड हेस्टिंग कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल बना, और इसके नेतृत्व में एक सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई। ध्यान रखना, किसके काल में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसके लिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण कर सकती है। उनकी अधिग्रहण की धमकी मतलब उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी, और ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती है। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सर्वोच्चता की नीति किसने अपनाई? ये नीति अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंग। किसने अपनाई? लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनाई 1813 से 1823 तक। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये गवर्नर जनरल था। अब ये सर्वोच्चता से मतलब क्या है? सर्वोच्चता से मतलब ये है कि ये लॉर्ड हेस्टिंग है, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ध्यान रखना, आपके ये हेस्टिंग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो वॉरेन हेस्टिंग था और ये लॉर्ड हेस्टिंग है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ने पूछा कि सर हेस्टिंग एक और पहले भी आया था, वो वॉरेन हेस्टिंग था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ सेकंड, इस तरीके की ब्रिटेन की रानियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक ही नाम के कोई व्यक्ति दो हो सकते हैं, लेकिन उनके थोड़े बहुत आगे पीछे नाम में डिफरेंट होगा। तो वो वॉरेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। और लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति अपनाई। सर्वोच्चता की नीति का सीधा सीधा मतलब ये था कि कंपनी जो थी वो पूरे भारत में सर्वोच्च थी, यानी उसके पास में अधिकार थे। अब सर्वोच्च कौन होता है? जिसके पास में ताकत हो। और ये लॉर्ड हेस्टिंग कह रहा है कि इसलिए सर्वोच्च थी क्योंकि ये भारतीय राज्यों से ऊपर थी और भारतीय राज्यों को अपने अधिग्रहण करवाने में सक्षम थी या धमकी देने में सक्षम थी। ये धमकी दे सकती थी, धमकी देती थी या नहीं देती भाई? प्लासी के युद्ध के बाद में उन्होंने धमकियां दी थी कि नहीं दी थी? कहा कि आप सबको सरकारी अफसर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं, इनको निजी संपत्ति देनी पड़ेगी और आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके की धमकी दे देती थी। ठीक है ना। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल जो कर्नाटक पड़ता है, के छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, अब सर्वोच्चता की नीति के तहत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ राज्यों को हड़पने की कोशिश की। पहले तो ये डायरेक्ट हड़पती नहीं थी, दखल देती थी। पहले सोचती थी कि मतलब इनकी राजनीतिक स्थिति कैसे है, किस तरीके से। तो लेकिन कहीं कहीं कंपनी अपनी सर्वोच्चता की नीतियां चलाते हुए डायरेक्ट हड़पने की कोशिश करती थी। जैसे एक उदाहरण तो अगर अपन ने देखा, कित्तूर जो वर्तमान कर्नाटक राज्य है वहाँ पे पड़ता है, और इस राज्य को हड़पने की कोशिश की। तो यहाँ पे एक रानी थी जिसका नाम था चेन्नम्मा।
चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1824 के अंदर चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया और 1829 में उनकी जेल के अंदर ही मृत्यु होगी। तो प्रश्न ये बनेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाली दक्षिण भारत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? क्योंकि ये कर्नाटक दक्षिण में ही पड़ता है। दक्षिण भारत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चेन्नम्मा। कब उसको गिरफ्तार किया गया? 1824 के अंदर। मृत्यु कब हो गई? 1829 के अंदर जेल में ही इनकी मृत्यु होगी। अब चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब, कित्तूर में ही स्थित एक गांव है जिसका नाम है संगोली के एक गरीब चौकीदार जिसका नाम था रायन्ना। क्या नाम था? वो चेन्नम्मा और रायन्नम्मा, ठीक है, रायन्ना नाम था। वो चेन्नम्मा देवी थी, एक महिला योद्धा थी, और ये चौकीदार थे जिनका नाम है रायन्ना। का प्रतिरोध जारी रहा और चौतरफा समर्थन मिलने और सहायता मिलने से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था और आखिरकार अंग्रेज़ों ने उन्हें भी पकड़ लिया और पकड़ करके 1830 में फांसी पर लटका दिया। तो ये चौकीदार थे, इन्होंने भी अपने देशभक्ति के प्रति कार्य किया, लेकिन उनका भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला और इनको भी 1830 के अंदर फांसी पे लटका दिया। यानी 1 साल तक इन्होंने चेन्नम्मा का जो पीछे बचा हुआ प्रोग्राम था उसको समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन्हें भी फांसी पे लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। देखो दूसरे उदाहरण में देखेंगे। देखो अब ये कित्तूर को देख लो। कित्तूर की रानी है चेन्नम्मा, उनकी स्मृति बनाई गई है और ये लॉर्ड हेस्टिंग है जो सर्वोच्चता की नीति लेके आया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मेरे को बेझिझक कमेंट करके पूछ लेना कि सर ये हमारे को समझ में नहीं आई है, तो मैं स्पेशली वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। किसके प्रभाव से डरी हुई थी? रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। अब रूस के प्रभाव से कैसे डरी हुई थी वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। देखो मैंने आपको बताया कि ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ बंगाल प्रांत पर कंपनी का कब्जा हो गया, यहाँ पे मालाबार तट था इस पर कब्जा हो गया, और यहाँ विद्युत क्षेत्र जो था मराठों का हराकर कब्जा कर लिया। यहाँ पे तो दिल्ली के सुल्तान के साथ में संधि करके कब्जा कर लिया, यहाँ पे टीपू को टपका के कब्जा कर लिया, और यहाँ पे ये अपने मराठाओं के साथ में लड़ाई करके कब्जा कर लिया। अब आप मुझे बताओ, रूस यहाँ पे है, मान लो ये अपना भारत का यहाँ पे स्थिति है और ये रूस यहाँ पे है, तो अब अगर रूस इस तरफ बढ़ेगा तो कंपनी को खतरा होगा। कंपनी को खतरा इसलिए होगा क्योंकि रूस काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और अगर रूस ने इस भारत वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो कंपनी को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो कंपनी 1830 के दशक में रूस के प्रभाव से काफ़ी डरी हुई थी और कंपनी चाहती थी कि अपन भी जल्द से जल्द इस ऊपर वाले इलाके में जाए और यहाँ पे कब्जा कर ले, ताकि रूस इस क्षेत्र में कब्जा नहीं कर पाए और अपने व्यापार में कोई दखलंदाजी नहीं हो। तो वो जानकारी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले। इस डर के चलते कंपनी जो अंग्रेज़ थे अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ में एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। अब जो अफगानिस्तान था वो यहाँ पे था, बिल्कुल भारत से थोड़ा ऊपर, रूस के नज़दीक पड़े। अगर रूस इस तरफ आएगा तो रूस को पता चल जाएगा कि यहाँ ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार मतलब कब्जा है, तो वो इस क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करेगा। तो 1838 से लेकर 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ में एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी ने शासन स्थापित कर दिया। फिर बात करें 1843 में सिंध को भी कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद में बारी थी पंजाब की। जो भारत के अंदर पंजाब यहाँ पे पड़ता है ना, यहाँ पे, तो अब बारी थी पंजाब को अंडर करने की। तो 1843 में सिंध भी कब्जे में था और इसके बाद पंजाब की बारी थी और महाराजा रणजीत सिंह जो राजा थे पंजाब के, कंपनी की दाल नहीं गलने दे रहे थे। अब कंपनी गई 1843 के अंदर पंजाब के पास, तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मना कर दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं हाथ मिलाने वाले। अब कंपनी को पता था कि महाराज, अब मेरे को बात बताओ, अब जो महाराज थे वो महाराज थोड़ी एज में थे, यानी रणजीत सिंह जी थोड़े एज में थे, तो कंपनी ने क्या किया, इंतज़ार किया। तो 1839 में उनकी मृत्यु होने के बाद में इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी और आखिरकार 1849 में पंजाब को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। तो वो रणजीत सिंह जी के टपकने का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कब वो खिसके और अपन पीछे जो शासक बनेंगे। अब यहाँ ये कंपनी देखो, इसका षड्यंत्र देखो कि कंपनी ने रणजीत सिंह के मरने का इंतज़ार क्यों किया, मृत्यु का इंतज़ार क्यों किया, क्योंकि कंपनी को पता था कि अगर कोई शासक नया बनेगा तो उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा,
और एक्सपीरियंस नहीं होगा और अपन उसके ऊपर आक्रमण करेंगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो हार जाएगा और हारने के बाद में अपने साथ में संधि कर लेगा इस तरीके से। जैसे मैं आपका उदाहरण देके बताऊँ कि आप में से कोई पहली बार प्रतिज्ञा बोलने आगे जा रहा है, प्रार्थना में आप प्रतिज्ञा बोलते हो, पहली बार कोई आगे जा रहा है तो उसके सारे के सारे हाथ पैर हरिभजन करने लगते हैं या नहीं करने लगते। और एक कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मतलब रोज़ाना आगे जा रहा है बोलने के लिए, तो वो तो फटाक से बोल के वापस आ जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। और एक नया नया जा रहा है तो उसमें दिक्कत आएगी ना। तो अंग्रेज़ भी यही देखते थे, कोई पुराना खिलाड़ी है तो वो उस खिलाड़ी के हटने तक का इंतज़ार करते थे, ठीक है। और जैसे ही वो हट गया, नया खिलाड़ी आया मैदान में, तो उन्होंने आक्रमण कर लिया। तो यही पंजाब के साथ में हुआ था। और 1839 में उसकी मृत्यु हुई थी महाराजा रणजीत सिंह की। और काफ़ी समय बाद में दो लड़ाइयाँ लड़ी और लगभग 10 साल बाद में इन्होंने 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि पंजाब का राजा कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी तब, तो रणजीत सिंह जी थे। उनकी मृत्यु के बाद में दो लड़ाइयाँ लड़ी और 1849 के अंदर अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी अपने अधिकार में ले लिया था। तो ये जानकारी थी। उसके बाद में आती है विलय नीति, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। विलय नीति को भी अंडरलाइन करो, पेन चेंज कर लूँ क्या मैं? बिल्कुल, लो विलय नीति को भी अंडरलाइन करो। फिर अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, इस चीज़ को यहाँ तक अंडरलाइन करो। अब देखो, जब से कंपनी भारत में स्थापित हुई है उसने धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें अपने अंडर में किस तरीके से ली, यानी उनका अधिग्रहण कैसे लिया, यानी उस चीज़ को हड़पा कैसे। पहले संधियाँ की, अंदर रेजिडेंट लगा दिया, ठीक है ना, रेजिडेंट लगा के लोग शासकों को मजबूर किया कि आपको पैसे देकर पैसे देने पड़ेंगे, हम आपको शासक बना देंगे। इस तरीके से ये अपना पूरा काम चलाती गई। और आखिरी जो चीज़ थी वो थी विलय नीति। अब विलय नीति क्या थी, किस तरीके से थी, और जो विलय नीति जो थी वो अधिकरण की आखिरी लहर थी जो 1848 से 1856 के बीच में चली। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से शुरू होती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति नाम दिया गया। किसने अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, विलय नीति नाम दिया गया। और यह सिद्धांत, यहाँ से अंडरलाइन करो, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अब देखो, जो विलय नीति थी इसका मतलब क्या था? इस विलय नीति के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया कि अगर किसी रियासत के शासक की मृत्यु होती है, वहाँ का जो राजा है उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में उसका कोई वारिस नहीं है, यानी राजा का बेटा कोई वारिस या राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो रियासत को हड़प लिया जाएगा या फिर वो जो रियासत है डायरेक्ट कंपनी के अंदर आ जाएगी। और इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहली रियासत कौन सी गई थी? कई रियासतें इस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेज़ों की हो गई थी। तो सबसे पहले थी सतारा जो 1848 में चली गई। फिर गई थी सबलपुर, फिर गई थी उदयपुर, फिर गई थी नागपुर और फिर गई थी झांसी और अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई। और आखिरकार चली गई थी 1856 में अवध। तो इसमें आपको ध्यान रखना, पहली कौन सी गई थी? सतारा जो 1848 में गई, और आखिरी कौन सी गई थी? 1856 में कौन सी गई थी? अवध। किस तरीके से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा और इस तरीके से यहाँ के रियासतों को अपने अंदर शामिल कर लिया। कुछ भी लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक आदेश के आधार पर सारी चीज़ें अपने आप सही हो रही थी। तो देखो उनका दिमाग, देखो अंग्रेज़ों का कितना खतरनाक दिमाग था। अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए और कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को इस तरह राजगद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। देखो इस चीज़ को समझो। अब ये हुआ, ये जो ऊपर की जो रियासत है वो तो अधिग्रहण कर ली सतारा से लेके झांसी तक। लेकिन 1856 के अंदर इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, अवध के राजा मरे ही नहीं, अवध के जो शासक थे वो मरे ही नहीं, उससे पहले अवध को अपने कब्जे में कर लिया, यानी अवध को हड़प लिया। और लोगों को क्या कहा कि आपका जो शासक है वो क्या है, कुशासन कर रहा है या आपके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है, और हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं कि इस राजा को हटा करके हम अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर ले। अब जनता को पता था कि कौन क्या है, वहाँ की जो स्थानीय जनता थी उनको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती रियासतों को हड़प रहे हैं।
फिर भी उन्होंने अवध को हड़प लिया। तो इस तरीके से राजगद्दी जो भाई अवध की जनता थी वो तो अपने शासक को इस तरीके से राजगद्दी से हटाया जा रहा, तो वो देख नहीं सकी, उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसके अंदर शामिल हो गया। तो 1857 का जो विद्रोह था उसका प्रमुख कारण एक ये भी बनता है कि विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है वो भी एक 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बनती है। 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई, उसके प्रमुख कारण क्या है, ये तो अपने जो टॉपिक आएगा उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही समझना है। तो यहाँ पे ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार लग रहा है और ये जो सबलपुर के वीर सुरेंद्र जो सबलपुर था उसके वीर सुरेंद्र शासक है, उनका फोटो यहाँ पे दिखाया गया है, जो 1850 के अंदर चली गई थी, यानी कि इनका कोई पीछे वारिस नहीं था, ठीक है ना। इसलिए अब देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पीला पीला टाइप दिख रहा है ये है ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले क्षेत्र, यानी सबसे पहले कलकत्ता और बनारस में आई थी, फिर हैदराबाद के पास आई थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। फिर देखो कलकत्ता के आसपास इस वाले क्षेत्रों में चली गई, फिर यहाँ पे ये पूरा दक्षिणी क्षेत्र ये अपना यहाँ पे विंध्य क्षेत्र में आक्रमण कर लिया था, और फिर देखो यहाँ से आगे बढ़ती हुई ये लाहौर सिंध तक गई, फिर यहाँ पे इधर इधर पंजाब वाले इलाके में। आप कहोगे कि सर राजस्थान का इलाका ऐसे ही कैसे बचा हुआ है, अपने राजस्थान में कुछ मिलता ही नहीं है, मिट्टी रेत अलावा, इसलिए वहाँ पे इधर इन्होंने इतना कोई युद्ध नहीं लड़ा, ठीक है। अपने यहाँ पे और कुछ निकलता तो युद्ध वगैरह लड़ ही लेते, ठीक है। तो ये 1857 का मैप है, ये 1840 का मैप है और ये 1797 का मैप है। आगे है नए शासन की स्थापना। 30 मिनट की क्लास हो गई है, आगे की क्लास अपन नए पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। नए शासन की स्थापना के साथ में उम्मीद है कि अपना ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर आपके इसके अंदर जो अभ्यास का प्रश्न दिए हुए वो करेंगे और फिर आपकी एक होमवर्क की क्लास लेंगे जिसके अंदर इसके अंदर से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो भी आपको करवा दिया जाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीके से आपकी और क्लासें लेकर आ सकें, ठीक है। ओके, जय हिंद।